Hello everyone. So my name is Agas and I welcome you all to the second problem set of Capgemini hiring. So in this video we will be talking about data structures part and OOPS part, because this time Capgemini is asking questions from C, data structures, OOPS, and your DBMS part. So in today's video, we are more focused towards data structures and OOPS, and in the upcoming videos, we'll be having questions from DBMS as well, and data structures and OOPS. So let's start with the first question. There is a function, and I have to tell that what the function does. So given a head of the very first of the head is nothing but the very first pointer of a linked list. So I am assuming here, so given a linked list 1 2 3 4 5. Okay, so this is a linked list. Okay, so if head is equals to null, I have to return null. Otherwise, this is calling function to the next of the head. So if this is my head, so my this next function is called to the next head of next. Okay. Now what will happen is ये function फिर से इसी को कॉल कर रहा है अपने आप को. ठीक है, तो क्या होगा, हेड मेरे पास अभी भी नल नहीं है. ठीक है, अभी भी नल नहीं है मेरे पास हेड, तो फंक्शन क्या कर रहा है, हेड के नेक्स्ट पे फिर से कॉल कर दे रहा है, तो फंक्शन इस पे कॉल कर देगा, एंड हेड का नेक्स्ट क्योंकि यही है मेरे पास, तो नाउ दिस विल एक्ट माई एज अ हेड. नाउ फिर क्या होगा, वापस से जाएगा इस फंक्शन के पास, हेड अभी भी नल नहीं है मेरे पास, तो क्या कर रहा है, फंक्शन को हेड के नेक्स्ट पे कॉल कर रहा है, तो फंक्शन इस पे कॉल कर दिया मेरा उसने. ठीक है, अगेन क्योंकि फंक्शन जब इस पे कॉल किया तो एक नई प्रॉब्लम बन गई है इसके लिए, हेड अभी भी नल नहीं है मेरे पास, तो फंक्शन फिर से हेड के नेक्स्ट पे कॉल कर रहा है, इस बार हेड के नेक्स्ट पे इस पे कॉल हो गया फंक्शन. नाउ फिर से क्या किया इसने, हेड के नेक्स्ट पे फिर से कॉल कर दिया. अब क्योंकि हेड का नेक्स्ट क्या है, नल है मेरे पास, हेड का नेक्स्ट क्या है, नल है. नाउ जो मेरे पास नया हेड बनेगा वो मेरे पास नल है, तो इट विल रिटर्न. अब ध्यान से देखो, हर एक फंक्शन की आखिरी लाइन एग्जीक्यूट होना बाकी है. सो इसकी आखिरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, सो दिस विल प्रिंट 5. जब ये मेरे पास स्टैक में से एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट होगा इसका, तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट होगी, तो इसकी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो ये होगी, तो 4, एंड इन दिस वे इट विल प्रिंट 5 4 3 2 1. So it will print all the nodes of a linked list in reverse order. So let's move to the next problem. Okay, so one more interesting problem is there on linked list. Given a head of a linked list and ये मेरे को list दे रखी है, and I have to print whatever the output of this particular function will be. So what it does is it checks whether head is null or not, because head will be pointing to this initially, so it will print the data of the head, so this will print 1. नाउ इफ हेड का नेक्स्ट अगर नल नहीं है, क्या यहाँ पे मेरा हेड है 1, इसको मैं बना देता हूँ, ढंग से समझ लो इसको. मेरे पास एक ऐसे कुछ लिंक लिस्ट दे रखी है. ठीक है, क्योंकि इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आप लोग को समझ आना चाहिए. सो नाउ लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड दिस इज माई हेड, दिस इज माई हेड. सो शुरू से देख लेते हैं इसको. सो हेड नल नहीं है मेरे पास, तो प्रिंट करेगा डेटा, तो 1 मेरे पास प्रिंट हो गया. नाउ क्या हेड का नेक्स्ट क्या है, ये है, क्या ये नल है, नहीं है. अगर ये नल नहीं है तो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसी वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ हेड के नेक्स्ट पे, मतलब हेड का नेक्स्ट तो ये है, इसका भी नेक्स्ट क्या है, इस पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. अब जब इस पे फंक्शन कॉल हुआ तो क्या हुआ, इसको याद रखना यार कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है हर एक लाइन पे. ठीक है, तो अब जब इस पे कॉल हुआ, हेड के नेक्स्ट पे फंक्शन कॉल हुआ, तो वापस से चेक करेगा क्या हेड नल है, तो अभी करंट हेड मेरे पास ये बन गया है, तो अगर नहीं है तो इसका डेटा मैं प्रिंट करूँगा. ठीक है, तो इसका डेटा मैंने प्रिंट किया विच इज़ नथिंग बट 3. नाउ क्या इसका नेक्स्ट नल है मेरे पास, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो इसके अंदर जाएगा और वापस से इसके नेक्स्ट पे फंक्शन को कॉल कर देगा, मतलब 5 पे कॉल कर देगा. जब 5 पे कॉल करा तो एक नई प्रॉब्लम बन गई है, और इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल, हेड नल नहीं है मेरे पास. ठीक है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसको प्रिंट करेगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा. इसका मतलब क्या है, हेड का डेटा प्रिंट कर दो, 1 3 5 प्रिंट कर देगा. इसके बाद हेड का नेक्स्ट नल नहीं है, तो हेड के नेक्स्ट पे कॉल करेगा. अब हेड का नेक्स्ट है जो है वो है नल है, तो वापस से जब इसके पास आया है ये हेड की वैल्यू नल आएगी, तो इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल तो रिटर्न कर दूंगा मैं. और जब मैंने यहाँ से रिटर्न करा तो वापस से ये वाला फंक्शन लास्ट टाइम पे मैंने कॉल करा था, तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड सबसे ऊपर रहा होगा, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला. ठीक है, तो
ये 1 नोड वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे 3, और यहाँ पे लेटेस्ट में भी 5 वाला पड़ा है। तो जैसे ही मेरे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट करने की बात आएगी तो मैं 5 वाला डिलीट करूँगा, और इसके नेक्स्ट वाली लाइन कौन सी प्रिंट हो रही थी, उसका डेटा प्रिंट करना है फिर से। सो आई विल बी प्रिंटिंग 5 नाउ। क्योंकि इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है तो मेरे पास अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड 3 वाली नोड का बचा है, तो इसको भी डिलीट करूँगा। तो इसके बाद क्या लाइन प्रिंट करनी है मेरे को, इसका डेटा प्रिंट करना है। सो आई एम प्रिंटिंग द डेटा ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। नाउ इसका भी जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा तो मेरे पास नेक्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूट करने के लिए बची है वो इसका वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। तो जब मैं इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो यहाँ से मेरे को इस फंक्शन की कंप्लीटनेस करनी पड़ेगी, तो इसका क्या होगा 1। सो दिस इज़ हाउ आई एम गेटिंग द आउटपुट 135531। ठीक है, सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट्स द आउटपुट ऑफ द आउटपुट फॉर इनपुट इन नोस्क्रिप्ट। तो मुझे एक इनपुट दे रखा है नोस्क्रिप्ट, एंड मुझे इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के हिसाब से आउटपुट बताना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द। सो यू मस्ट बी फैमिलियर विद द वर्किंग ऑफ स्टैक्स, दैट हाउ स्टैक वर्क्स। सो बोल रहे हैं कि एक इस कैरेक्टर्स का स्टैक डिक्लेयर करना है, एक डिक्लेयर करना है स्टैक कैरेक्टर्स का। ठीक है, अभी हमने उसके अंदर कुछ डाला नहीं है। तो बोल रहा है कि वाइल देर आर मोर कैरेक्टर्स इन द वर्ड टू रीड, ये मेरे पास वर्ड है, मुझे इसमें से वर्ड्स को रीड करना है, कि एक एक कैरेक्टर को रीड करना है। तो रीड अ कैरेक्टर, पुश द कैरेक्टर ऑन द स्टैक। तो जब हम पुश करेंगे स्टैक के अंदर तो मेरे पास आएगा आई एन एन ओ एस के आर आई एन टी। सो दिस इज हाउ आई पुश ऑल द कैरेक्टर्स टू माई स्टैक। नाउ ये वाइल लूप खत्म हो गया। नाउ दिस वाइल लूप विल स्टार्ट फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या है कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता पॉप करना है कि कैरेक्टर को, एंड राइट द कैरेक्टर टू द स्क्रीन। तो पॉप हम लोग को पता है, जो स्टैक वर्क करता है वो लीफो बेसिस पे करता है। लीफो इज नथिंग बट लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वॉट एवर एलिमेंट is pushed at the last moment, that is going to be pop for the first time. So T will be the first, then I, then R, then K, then S, then O, double N, and then I. So the output is going to be reverse in NoScript. So this is how stack works. So a related problem can be asked. So next, let's move to the next problem. Suppose a stack is to be implemented with a linked list instead of an array. What would be the effect on the time complexity of the push and pop operations on the stack implementing using linked list, assuming stack is implemented efficiently? यार इस लाइन में ही है जो भी कुछ है। हम लोग को ये पता है कि लिंक लिस्ट पे हम स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं एलिमेंट, एंड स्टार्टिंग से डिलीट भी कर सकते हैं एलिमेंट, ये हमारे हाथ में। एंड इट टेक ऑफ 1 टाइम फॉर डिलीटिंग एंड एडिंग द एलिमेंट टू द लिस्ट। तो क्योंकि स्टैक जो है वो लीफो पे काम करता है, तो मैं इस लीफो स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट के बिगनिंग में ही बनाऊंगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कोई लिंक लिस्ट है, तो इसके बिगनिंग में ही मैं इसके बिगनिंग को मैं टॉप मानता हूँ। तो मैं जब जब मुझे एलिमेंट को ऐड करना होगा तो आई विल ऐड टू द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड वेन एवर आई विल हैव टू रिमूव द एलिमेंट देन आई विल रिमूव फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द linked list. So in this way I can achieve of 1 for insertion and of 1 for deletion. So I hope you are clear with the question. So linked list बहुत सही चीज़ है यार, इस पे क्वेश्चन अगर आए तो देख लेना, ढंग से कर लेना. We'll be discussing lot more questions in the upcoming videos, and I think I will make you all perfectly ready for Capgemini series. So let's move to the next problem for now. What's the output? So ये जावा में मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और ये ओप्स बेस्ड क्वेश्चन है. सो लेट्स सी, यहाँ पे सिर्फ वर्किंग को देखना है, ठीक है. तो मेनली अगर ओप्स पूछेगा कैपजेमिनी तो जावा पे ही पूछेगा, बिकॉज एज फार एज आई नो कैपजेमिनी जो ट्रेनिंग भी देता है जावा पे देगा, एंड वो काम भी आप लोगों से जावा पे ही करवाएगा. In my opinion, Capgemini will ask questions from Java only. So let's look at this particular problem. So it's saying class test and int I, and then there is another class main. There's a main method, and it is there a statement. Let's see what it does, and then finally I'm printing t of I. So I'm trying to access this particular variable using this object. So it will give a compiler error. क्योंकि बता देता हूँ, जावा में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होता है ऑल द ग्लोबल वेरिएबल्स ऑफ एनी ऑफ द क्लास आर असाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज व्हेनेवर देयर इज अ कॉलिंग ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया है, बट उसको मेमोरी इनिशियलाइज नहीं हुई, बिकॉज टेस्ट टी
इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। अनटिल अनलेस मैं ऐसे नहीं लिखूंगा तो मेमोरी इसको असाइन नहीं होगी, एंड जब तक इसको मेमोरी असाइन नहीं होगी इट कैन नॉट प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू टू द आई। सो दैट्स वाई कंपाइलर एरर विल बी द आंसर। सो आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे इसके अलावा ये होता टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, देन उस केस में इसका आंसर ज़ीरो जाता है यार, ठीक है, उस केस में इसका आंसर ज़ीरो जाता है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे वेरिएबल ऑब्जेक्ट को वैल्यू के ऑब्जेक्ट को असाइन के साथ साथ उसको इनिशियलाइज कर उसकी मेमोरी असाइन हो रही है, ठीक है, तो उस केस में इसका आंसर इट्स गोइंग टू बी ज़ीरो। इंट को ज़ीरो मिलेगी ऑब्वियसली, बूलियन अगर कोई होगा तो उसको उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो जाएंगी, आई थिंक फॉल्स होती है तो वो मिल जाएगी। एंड इसके अलावा जो भी आप लोग का वेरिएबल है, काइंड ऑफ वेरिएबल है, डेटा टाइप है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ साइन हो जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान रखना, ठीक है। नाउ problem number 6 is the what's the output of the following program. So I have a main method and there is a variable which is final int I, and यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रहा है 20 से, एंड देन इसको चेंज करने की कोशिश भी कर रहा है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज कि फाइनल कीवर्ड जो होता है उसको हम एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं तो वो इट विल थ्रो एन एरर, एंड वो एरर क्या होगी, कंपाइलर एरर। बिकॉज फाइनल आप उसको जैसे सी प्लस प्लस में हम कांस्टेंट समझते हैं, तो कांस्टेंट को अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इट गिव्स एन एरर। सो इन द सेम वे जावा के अंदर अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो फाइनल एक ऐसा कीवर्ड है जिसको आप एक बार इनिशियलाइज कर देते हो तो उसकी आप वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करोगे आप कोशिश करोगे तो इट विल गिव एन एरर। अगर यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट नहीं होता तो आंसर जो होता वो 20 हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट द आंसर इज गोइंग टू बी कंपाइल एरर। सो आई होप यू आर गेटिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। व्हाट्स द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक क्लास बना रखी है, उसमें एक इंटीजर टी वेरिएबल है जिसको T20 वैल्यू असाइन कर रखी है, और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर t इक्वल्स टू 40 वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एंड देयर इज अनदर क्लास विच इज़ मेन, एंड उसके अंदर एक मेन मेथड है, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मेमोरी भी इनिशियलाइज कर दी है, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द टी वेरिएबल बाय दिस ऑब्जेक्ट। सो कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसका बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल होता है, ठीक है। अगर आप किसी क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तब भी वो कॉल होता है, ठीक है। बट इफ़ इन केस आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज़, मैंने जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये रिक्वेस्ट इस कंस्ट्रक्टर के पास गई। जब इस कंस्ट्रक्टर के पास गई ऑब्वियसली इस क्लास टी की वैल्यू 20 असाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। बट जब इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसके पास मेरे पास रिक्वेस्ट गई, ये भी कॉल हुआ, और जब ये कॉल हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो टी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 40 हो गई। दैट्स वाई द आंसर इज गोइंग टू बी 40। अगर हम ये नहीं लिखते, अगर या तो मैं इसके अंदर ये स्टेटमेंट नहीं लिखता या फिर मैं ये पूरा ही स्टेटमेंट नहीं लिखता, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं लिखता, तो भी ये एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता, बट क्योंकि उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं होता तो उस केस में इसकी वैल्यू टी की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाती, ठीक है। बट बिकॉज मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको री इनिशियलाइज कर दिया है, री असाइन कर दिया है, so that's why the answer is going to be 40. Okay, so I hope you are clear with the question. So let's move to the next problem now. So the question number 8 is, what will be the output of the following program. So there is a class main and there is a main method. यहाँ पे मैंने एक x की वैल्यू 0 को असाइन कर रखा है, y की वैल्यू 10, एंड देन देयर इज अ थर्ड स्टेटमेंट विच इज नथिंग बट दैट z इज इक्वल्स टू y बाय x. नाउ वी ऑल नो दैट 10 बाय 0 इज नॉट गोइंग टू गिव एन आंसर। सो ये क्या करेगा, मेरे को ऑब्वियसली एरर होना चाहिए कुछ आंसर, कि एरर हो जाएगा। 10 बाई 0 इज नथिंग, नॉट डिफाइंड होता है, क्या आंसर दोगे उसका, इन्फिनिटी दोगे, देयर इज नथिंग लाइक इन्फिनिटी इन प्रोग्रामिंग। सो इसका आंसर कंपाइलर हो सकता था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज आप इसको ऐसा मान के चलो कि मैं ये दो वेरिएबल्स इनपुट रन टाइम पे लेता, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिकली इनिशियलाइज नहीं कर रहा, मैं इसको डायनेमिकली रन टाइम पे इनपुट कराता। तो रन टाइम पे इनपुट कराने का मतलब क्या होता कि इट मीन्स मेरा प्रोग्राम पूरा का पूरा कंपाइल हो चुका। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर एरर तो नहीं हो सकती,
ठीक है, तो इस केस में जावा के अंदर एंड अदर ओप्स बेस्ड लैंग्वेजेस एज वेल देयर इज अ एक्सेप्शन विच इज़ नोन एज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो कंपाइल तो ये प्रॉपरली करेगा बट अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे देगा। और कंपाइल क्यों करेगा, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। आप अज्यूम कर सकते हो कि इफ़ इन केस आप इसका रन टाइम पे इनपुट ले रहे होते यूज़र से, तो उस केस में यार कंपाइल तो होता ही होता ना। सो दैट्स वाई कंपाइल तो होगा बट रन टाइम पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे देगा इस केस में, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज नथिंग बट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड कह रहा है कि उप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यार हम लोगों ने बहुत चार नाम से हम बहुत फेमिलियर है, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन और सिंपली एब्स्ट्रैक्शन। सो देयर इज नथिंग लाइक कंपाइलेशन। सो कंपाइलेशन नाम का कोई ओप्स कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो देर आर ओनली 4 concepts: inheritance, encapsulation, polymorphism, and the fourth one is abstraction. So इसका आंसर कंपाइलेशन है। इट्स जस्ट फॉर कि भाई आप लोग को पता होना चाहिए, मे बी पूछ ले, है ना, मे बी पूछ ले। नाउ हाउ मेनी कैच ब्लॉक कैन बी यूज्ड विद अ सिंगल ट्राई ब्लॉक। अगर मेरे पास किसी जावा प्रोग्राम के अंदर या किसी पाइथन प्रोग्राम के अंदर अगर ट्राई मेरे पास ब्लॉक है, एक ट्राई मेरे पास ब्लॉक है, तो उसके साथ जो कैच ब्लॉक मैं यूज़ कर सकता हूँ वो कितने यूज़ कर सकता हूँ। सो यार यू जस्ट ड्रॉ अ सिचुएशन जहाँ पे जो आपके अंदर ट्राई के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो मे बी मोर देन वन एक्सेप्शन दे सकता है ना, एक से ज़्यादा वो एक्सेप्शन दे सकता है मे बी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कैच हम ब्लॉक एक से ज़्यादा लिख सकते हैं एंड हमारी मर्जी हम कितने भी लिख सकते हैं। सो द आंसर इज गोइंग टू बी एज मैनी एज रिक्वायर्ड बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ एक्सेप्शन कैन बी देयर विच कैन बी इरेज फ्रॉम वन ट्राई ब्लॉक ओनली। तो उस हर एक एक्सेप्शन के लिए हम अलग अलग कैच ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। सो वट एवर बी द कैच ब्लॉक विल बी सूटेबल फॉर द प्रोग्राम, वो रन हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो देर कैन बी एज मैनी एज नंबर ऑफ कैच ब्लॉक वी कैन यूज। हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इज you just have to practice a few exercises from various coding platforms, for example geeks for geeks, or there are a lot more platforms, कहीं से भी आप ट्राई करो, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि क्वेश्चंस को समझते चलो बिकॉज वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो पढ़ा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो कॉन्सेप्चुअल आएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होगा आप नहीं कर सकते, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं सिर्फ DBMS पे ही बात करूँगा। सो वी विल बी एंटरटेनिंग विद 10 क्वेश्चंस फ्रॉम DBMS एंड इन दोज 10 क्वेश्चंस आई विल ऑलमोस्ट बी कवरिंग एवरी क्वेरी जो वो पूछ सकता है, ठीक है। आइदर इट्स सिलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी और जॉइन से रिलेटेड हो सकती है और कुछ भी हो सकती है। मैं उन 10 प्रॉब्लम के अंदर अंदर पूरा का पूरा DBMS कवर करूँगा। 2 टेबल्स का हम एग्जाम्पल ले लेंगे, 2 या 3 टेबल का, 2-3 टेबल से हम पूरा एग्जाम्पल कवर कर लेंगे। सो DBMS में आप लोग को उसमें कवर कर लूँगा पूरा। उससे आगे की 1 या 2 जो वीडियोज़ आएंगी उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को फिर से ले लेंगे सो दैट कि ज़्यादा फेमिलियरिटी आपको हो जाए। So that's all for this video and I hope you have enjoyed. If you have enjoyed, please let me know in the comments and let's meet in the next video. Bye bye for now. Thank you.